ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। बजट आ चुका है और आखिर क्या है इसमें निकल कर आया सामने। खासतौर पर अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो किसको सीधे तौर पर यहां फायदा मिलता नजर आ रहा है जो कुछ बजट में। निरंजन जी, जिस तरह से घोषणा हुई है एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए अलग से स्कॉलरशिप की बात तो इन्होंने कह दी, लेकिन जितना बजट तैयार किया गया है शिक्षा क्षेत्र के लिए खासतौर पर रूरल इलाकों पर फोकस करता बजट नजर आया था। क्या कुछ इसमें बदलाव देखा जा सकेगा? जी देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इकोनॉमिक सर्वे ने ये रिकमेंडेशंस किए थे। अब इकोनॉमिक सर्वे ने ये रिकमेंडेशन करने के बाद अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए 52,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। तो इसका मतलब ये फिर से वही है कि एम्प्लॉयमेंट में जो डिमांड सप्लाई मिसमैच क्रिएट हो गया था, जिस किस्म से रिक्वायरमेंट थी वैसे उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो गैप ब्रिज करने के लिए, वो गैप खत्म करने के लिए ये स्टेप्स उठाए गए हैं कि किस तरह से रूरल एरियाज में इस तरह से स्किल डेवलपमेंट मिशंस किए जाए कि जिस किस्म की रिक्वायरमेंट्स है वैसे कोर्स डिराइव करके, डिफाइन करके उसका ट्रेनिंग इनको दे सके। और क्योंकि ये रूरल इलाके में किया जाएगा तो उनको वैसे फीस देना नहीं वो अफोर्ड कर पाएंगे, तो उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये 21,000 करोड़ वोकेशनल के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए 52,000 करोड़ इसका प्रावधान इस बजट में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रावधान है निश्चित रूप से शिक्षा जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हमारे सहयोगी अमित इस वक्त मौजूद हैं वेलिंकर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के उन छात्रों के साथ में जो इस बजट पर पैनी नजर बनाए। ये तो घोषणा की बात हो गई थी बजट में, अब भाषण में तो ये चीजें आ गई है। क्या सबसे अहम बात ये नहीं है कि किस हद तक के इंप्लीमेंट इस पर हो पाएगा और उसके लिए कितने सख्त कदम उठाए जाएंगे? जी अभी अगेन वही बात आएगी कि एजुकेशन घटना ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स का डिवीजन हो चुका है कि राज्यों ने कौन से विषय पर अमल करना है, केंद्र सरकार ने कौन से विषय पर अमल करना है। एजुकेशन ये स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ ये स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार उसके बारे में नीति तय कर सकता है, उसके लिए निधि का ये प्रायोजन कर सकता है, उसका प्रावधान कर सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वहां की राज्य सरकार ने उस पर करना है। वो अब किस तरह से करते हैं उस पर यह निर्भर होता है। जहां पर लिटरेसी रेट्स ज्यादा है, केरला जैसे ऑल सदर्न स्टेट्स जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, वहां पर इसका अमल अच्छी तरीके से होगा। लेकिन ये जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, खास के जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में यूथ भी है और अनएजुकेटेड इलिटरेसी का भी परसेंटेज वहां पर ज्यादा है, वहां इन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से होने के लिए ज्यादा जरूरी है। ये प्राथमिक शिक्षा के लिए या माध्यमिक शिक्षा के लिए ये है ही नहीं, ये स्पेसिफिकली स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए ये सारे पैसों का नियोजन किया गया है। तो अब ये राज्यों पर आएगा कि कौन सा राज्य किस तरह से इस पर अमल करता है। अब कौन सा राज्य किस तरह से इस पर अमल करता है ये देखना है, क्योंकि राज्य सरकारों को इस पर अमल करना होता है। अगर बात आईएमसी में मौजूद हमारे खास मेहमान की बात करें तो यहां अनीता शाह शेयर मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त हैं हमारे सहयोगी सचिन के साथ में। सचिन, जिस तरह से बजट आया है, शेयर बाजार ने एक लंबी बड़ी उछाल दिखाई है, किस तरह से अब मार्केट विशेषज्ञ इस पर रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं? सचिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? किस तरह से इस पूरे बजट को देख रहा है शेयर बाजार, क्योंकि एक बड़ी उछाल देखी जा रही है अब शेयर बाजार में, जबकि प्रणब दा ने अपना पिटारा खोल दिया है बजट का। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। जिस तरह से मार्केट में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, आखिर ये किस तरह की उम्मीद दिखा रहा है शेयर बाजार? जी देखिए, मार्केट में जो उछाल आया है वो अन्य कारणों से भी है, क्योंकि हमने जैसे कहा कि आम आदमी को जिस तरह से राहत देने की कोशिश की गई है, उसी तरह से इंडस्ट्री के जो डिमांड थी कि उन पर जो सरचार्ज लगाया था वो 7.5% से 5% कर दिया है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें कदम उठाए गए हैं। तो ऐसे में चलते वहां भी एक राहत की इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिल्कुल राहत महसूस हो रही है। राहत महसूस कर रहा है और इसलिए शेयर बाजार ऊपर जा रहा है। निवेशक भी सेफ है। बिल्कुल, और निवेशक कितने सेफ हैं आखिर ये शेयर बाजार इतनी बड़ी उछाल दिखा रहा है? अनीता शाह मार्केट एक्सपर्ट हमारे सहयोगी सचिन के साथ इस वक्त है। सचिन, किस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है इस पूरे बजट के बारे में? शेयर बाजार एक बड़ी उछाल दिखाता नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल प्रशांत जी, अभी अभी बजट खुला है और बजट के बाद जिस तरह से रिएक्शंस आ रही है वो काफी मिलीजुली नजर आ रही है। उद्योग जगत से लोग मान रहे हैं कि इसमें कुछ नई बात नहीं है, कुछ खास नहीं है। अगर जितना प्रावधान शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए या तो फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, क्या उतना पैसा सच मायने में क्या उन तक पहुंचता है, इस तरह के सवाल आने लगे हैं। और जिस तरह से सर्विस टैक्स बढ़ा है उससे भी उद्योग जगत में काफी नाराजगी दिखाई देती है। इस समय हमारे साथ है मेट्रोपोलिस के सीईओ अमीरा शाह, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे कि एक उद्योग के तौर पर उस बजट को किस तरह से देखती है। जी मैडम, अभी अभी बजट हो चुका है, प्रणब मुखर्जी ने संसद में बजट पेश किया। क्या लगता है आपको बजट के बाद आपकी प्राथमिक तौर पर आपकी रिएक्शन क्या होगी? हेल्थ केयर के लिए तो कोई चेंज है ही नहीं। लास्ट हर साल हम लोग देखते हैं कि हेल्थ केयर की स्टेटस सेम रहती है। हम लोग बोलते रहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलनी चाहिए क्योंकि हेल्थ केयर इज़ अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट हर सिटीजन के लिए, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। और उसके ऊपर ये साल उन्होंने ज़्यादा सर्विस टैक्स बढ़ाई है हॉस्पिटल्स के लिए। लास्ट ईयर 25 बेडेड नर्सिंग होम्स के लिए जो भी उससे ज़्यादा है, उनसे बड़े हैं, उन्होंने उनमें सर्विस टैक्स लगाई हैं। तो आई थिंक एंड पेशेंट के लिए ये बहुत मतलब बहुत एक्सपेंसिव रहता है। एंड आई थिंक हेल्थ केयर बहुत ही अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। आई थिंक डायग्नोस्टिक स्पेस के लिए जहाँ पे मेट्रोपोलिस लीडिंग चेन है, उन्होंने कोई बेनिफिट्स नहीं दिए। हम आजकल 25-30% इम्पोर्ट ड्यूटी पे करते हैं सब केमिकल्स पे जो इंडिया में आ जाती हैं, और ये सब प्राइसेस इंक्रीज करते हैं पेशेंट्स के लिए। हम कहते रहते हैं आप कुछ सब्सिडीज़ दीजिए रूरल इंडिया में जाने के लिए, तो उसका हमें कोई इंसेंटिव मिले जाके हम प्राइमरी डायग्नोस्टिक सेंटर्स चालू करें, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। एंड आई थिंक अभी क्वेश्चन है कि पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर्स क्या सर्विस टैक्स नेट में आ गए हैं कि नहीं। जब प्रणब जी ने बजट में अनाउंस किया क्लियर नहीं है, तो अभी वो चेक करना पड़ेगा कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी सर्विस टैक्स में आ गए हैं कि नहीं। लेकिन एक उद्योग जगत में इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है कि इसमें कुछ नया नहीं है। अगर उद्योग जगत की अगर बात करें तो उसमें से कुछ सर्विस टैक्स है अलग अलग जगहों पे बढ़ाया गया है। 130 ऐसे प्रोडक्ट है उस पर भी टैक्स लगाया गया है। तो इसे जब उद्योग जगत के लोग अगर महंगी चीजें खरीदेंगे तो आम लोगों में इसकी क्या प्रतिक्रिया मिलेगी आपको? आई थिंक आम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एंड ये बहुत सैड है क्योंकि हर इंडियन को एटलीस्ट खाना, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर मिलना चाहिए, और आज इतनी एक्सपेंसिव हो रही है कि आई थिंक बहुत प्रॉब्लम होने वाली है उनके लिए। तो आई थिंक अभी हेल्थ इंश्योरेंस जैसे अंदर आएगा, आई थिंक मोर पीपल अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेने लगेंगे क्योंकि उनको बहुत एक्सपेंसिव होगा आउट ऑफ पॉकेट पे करना, और तो मे बी हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ जाएगा अभी। लेकिन अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी ज़्यादा जोर गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, तो ये किस तरह से असर पड़ेगा आने वाले दिनों में उद्योग जगत के लिए? आई थिंक गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनके बहुत मतलब 70% ऑफ इंडिया पब्लिक हेल्थ केयर की एक्सेस करती है। एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत स्टैंडर्ड उनकी हाई नहीं है। तो आई थिंक उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ पॉलिसी नहीं बनाई है, उन्होंने कुछ सब्सिडीज़ नहीं दी है। तो प्राइवेट कंपनीज़ को भी कम इंटरेस्ट है कि क्यों करें, क्योंकि प्राइसेस वो कम करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, करप्शन होगा, फिर क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। तो आई थिंक और ये यहाँ से स्टैंडर्ड हेल्थ केयर की स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेंगे। तो आई थिंक गवर्नमेंट को हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस करना है, उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है कि क्या चेंजेस कर सकते हैं। और ऐसे हर साल अगर बजट में वो सेम रखेंगे, स्टैग्नेंसी रखेंगे, तो आई थिंक हेल्थ केयर ऊपर आ ही नहीं सकेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि अलग सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अभी कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल इसी सेशन में वो लाएंगे, क्या फूड सिक्योरिटी बिल लाने से क्या इन्फ्लेशन रेट में कमी हो सकती है? तो किस तरह से आसार हो सकते हैं उसमें? आई थिंक फूड सिक्योरिटी बिल ऑब्वियसली थोड़ी इन्फ्लेशन को कर्ब कर देगी, लेकिन वो टेम्प्रेरी होगा। क्या होगा फिर से, मतलब ब्यूरोक्रेसी में आई थिंक करप्शन बढ़ जाएगा फूड सिक्योरिटी बिल के साथ, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कितना फूड न तो केरोसिन पहुंचता है लोगों पे, वो बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क रहती है। एंड आई थिंक उन तो डिसीजन बनाने के बाद उनको इम्प्लीमेंट ज़्यादा अच्छा करना है, मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने हैं जहाँ पे वो कंफर्म कर सके कि ये फूड सब पीपल को पहुंच रहा है। यानी कि आपका मानना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो अच्छी तरह से जरूर पन्नों पे दिखाई देती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता। जी, आई थिंक, और वो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेट्स और एग्जीक्यूटिव्स की बात है कि उनको क्या करना है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डाल सकती है देखने के लिए कि ये जो बजट वो रख रहे हैं अच्छी तरह स्पेंड हो, जहाँ उनका ऑब्जेक्टिव हो, लोगों को बेनिफिट हो जाए। और अगर वो हो तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई गवर्नमेंट से कोई पंगा नहीं लेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि वो नीचे जाता ही नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने अभी और एक घोषणा की है कि यूआईडी कार्ड, हर साल 10 लाख यूआईडी कार्ड बनाएंगे, तो उससे सिस्टम में सुधार आएगा, ऐसा उद्योग जगत को लगता है? हाँ, आई थिंक द यूआईडी प्रोजेक्ट बहुत सफल प्रोजेक्ट हो सकती है, एंड आई थिंक बहुत सिक्योरिटी दे सकती है बहुत इंडियंस को।
तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट उन्होंने किया है, एंड आई थिंक उनको उनके लिए मोटिवेशन करना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहिए। एंड आई थिंक जो उन्होंने किया है कि प्राइवेट इंडस्ट्री से उन्होंने लोगों को लिया है, लंदन दिलेखनी जो है वो हेड करते हैं, आई थिंक दीज आर गुड स्टेप्स, क्योंकि सबको वो सिंबल दे रहे हैं कि वो सीरियस है, और एग्जीक्यूशन वो प्राइवेट इंडस्ट्री को देंगे जो उनको पता है कैसे एग्जीक्यूशन करना है। ऐसे ही उनको हेल्थ केयर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहिए, एजुकेशन में पार्टनरशिप करना चाहिए। प्राइवेट इंडस्ट्री को जब लेके आएंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, तो आई थिंक बहुत चेंज हो सकता है। जी, अभी आपने सुना कि मेट्रोपोलिस की सीईओ थी, उनके विचार आपने सुने, तो उद्योग जगत किस तरह से क्या चाहता है इस बजट से? रोजाना यूआईडी कार्ड की जो बात कर रहे हैं हम, लाखों की तादाद में अब ये बांटे जाएंगे, लेकिन फूड सिक्योरिटी कानून बनाने की जो बात की गई है, सीधे तौर पर उस शख्स के बारे में सोचा गया है जो ग्रामीण इलाकों में रहता है। और जो बात सब्सिडी की आ रही थी, वो सब्सिडी अब सीधे कैश रिटर्न से मिलने वाली है। क्या ये आसार नहीं जता रहे ये एक्सपर्ट कि इसका सीधा फायदा अब उन लोगों तक पहुंचेगा जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात सरकार एक तरफ कर रही है, तो दूसरी तरफ कानून बनाने की बात कर रही है। यानी एक बात इसमें जरूर उसमें मायने होगी कि जो कानून बनाया जाएगा, इससे सीधे तौर पर कार्रवाई के लिए सरकार आमादा हो सकती है। हालांकि जिस तरह से योजनाएं की घोषणा होती है, लेकिन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, इसलिए कानून की आवश्यकता पड़ती है, और इसी लिहाज से शायद ही फूड सिक्योरिटी बिल लाने की कोशिश सरकार द्वारा हो रही है। जी नितिन, मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपके साथ हमारी जो मेहमान है वो हेल्थ केयर से है। यहाँ पर आज वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो योजना है, जो भारत निर्माण के तहत आती है, तो भारत निर्माण में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें अलग अलग योजनाएं हैं, जिसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM योजना जो है वो भी इसमें शामिल है। तो NRHM का स्कोप भी बढ़ा दिया गया है। NRHM को वाइड नेटवर्क तक भी लेके गए हैं वित्त मंत्री। तो क्या इसका फायदा ये हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को नहीं होगा? जी बिल्कुल, जी ज़रूर हम जाना चाहेंगे। जिस तरह से अभी देखा गया है कि नेशनल रूरल मिशन के तहत भारत निर्माण का एक ही उसी के दायरे में आता है, लगभग 50 करोड़ से भी ज़्यादा प्रावधान किया गया है। रूरल हेल्थ क्या इसमें से अलग अलग योजनाएं बनाई गई है, क्या उसका सीधा फायदा हेल्थ केयर सेक्टर को भी हो सकता है? आई थिंक बहुत फ़ायदा हो सकता है। आई थिंक NHRM अगेन बहुत अच्छी प्रोग्राम है, एंड लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आ सकता है जब वो पब्लिक और प्राइवेट साथ में करें। अभी वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके आप वो सब्सिडी पास कर रहे हैं, लेकिन ये खाली इतना फार जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा फार ले सकेंगे अगर वो प्राइवेट इंडस्ट्री को साथ में ज्वाइन करके वो कुछ साथ में करेंगे। गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस है, रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री के पास कैपेबिलिटी है, एक्सपर्टीज है, तो साथ में करेंगे तो क्या हो सकता है। जी शुक्रिया। जिस तरह आपसे फिर से पूछना चाहूँगा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये जोर देते हुए कहा था कि वो एजुकेशन में, हेल्थ केयर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप का PPP का मॉड्यूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस पर जोर दिया है उन्होंने कि PPP के जरिए वो रूरल डेवलपमेंट में और हेल्थ केयर और एजुकेशन में वो डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। तो PPP के मॉडल का तो स्वीकार ही किया है, उसकी प्रशंसा ही वित्त मंत्री ने की है, और उसके बेनिफिट्स भी आज तक गवर्नमेंट को मिला है, ये भी उन्होंने कहा है। तो शायद ये बात क्या आप पूछ सकेंगे आप हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको कि PPP मॉडल के जरिए NRHM के इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी इसका फायदा उठा सकती है, और वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी रूरल एरिया में डेवलप हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने कहा कि ज़रूर इस तरह से फ़ायदा इंडस्ट्री को ज़रूर होगा, लेकिन क्या ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके एंटरप्रेन्योर्स है, क्या PPP में आएंगे, उसे रूरल एरिया में जाने के लिए तैयार होंगे वो? एब्सोल्युटली, फोर्टिस में हमने सब बात की है, और हमें बहुत इंटरेस्ट है रूरल इंडिया में जाने के लिए। वन, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटी है, 70% ऑफ इंडिया रूरल इंडिया में रहते हैं, 70% ऑफ इंडियंस रूरल इंडिया में रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि वहाँ फंडिंग है कि नहीं, क्योंकि हम जाके अगर लैब चालू करें या तो हॉस्पिटल चालू करें, पेशेंट्स का अफोर्डेबिलिटी है वो एक्सेस करने के लिए, अगर नहीं है तो कौन सब्सिडाइज करेगा। तो पब्लिक फैसिलिटीज ऑलरेडी है, तो रादर देन एवरीबडी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, क्वेश्चन है कि अगर हम जाके पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ करें और पब्लिक गवर्नमेंट अपनी पेशेंट्स भेजे, हम इफिशिएंटली काम और सर्विस कर सकते हैं। आई थिंक रूरल इंडिया में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं रूरल इंडिया में हेल्थ केयर के बारे में, एंड आई थिंक पेशेंट्स को किलोमीटर तक चलना पड़ता है जाके सिंपल मेडिसिन के लिए, क्योंकि वो रहते नहीं है रूरल इंडिया में।
आई थिंक हम बहुत हेल्प कर सकते हैं और हमारी इंटरेस्ट भी होगी हेल्प करने के लिए, क्योंकि एक चीज़ है प्रॉफिट, लेकिन दूसरी चीज़ है ऑल्सो एक्सेस टू हेल्थ केयर। हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसीलिए हैं क्योंकि खाली पैसे के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि हमें कुछ अच्छा करना है कंट्री में। तो अगर गवर्नमेंट हमें चांस देगी तो हम करेंगे फॉर श्योर। जी, उन्होंने कहा कि उनका मोटिव तो पूरी तरह से साफ है, लोगों के लिए काम करना है हमें। अगर गवर्नमेंट आगे बढ़ती है, कुछ सहूलियतें देती है, तो जरूर वो रूरल डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सचिन, ये बात तो है कि अब दोनों तरफ से हाथ बढ़ाना होगा। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पीपीपी की जो बात है, एक बहुत ऐसा कदम है जो सीधे सीधे असर करता दिखाई देता है जमीनी स्तर पर, लेकिन इच्छा शक्ति दोनों तरफ से जिताई जानी चाहिए, तभी ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा। बिल्कुल ये बात सही है और इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। लेकिन हम देखेंगे, जैसे खुद वो गेस्ट कह रही थी कि यूआईडी कार्ड की जिम्मेदारी ये नंदन नीलेकणी पर दी गई है। अब यूआईडी ये एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बॉडी बनाई गई है गवर्नमेंट में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट जैसे वो नहीं हो रहा है और एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल उदाहरण है कि पीपीपी के जरिए यूआईडी का इंप्लीमेंटेशन भारत में हो रहा है। कुछ महीनों के बाद रोजाना 10 लाख यूआईडी कार्ड दिए जाएंगे और अगली सब्सिडी यूआईडी कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होगी। ये भी हम आज समय मुंबई पर कह सकते हैं। बिल्कुल, और ये एक बड़ा तरीका है। पीपीपी की जो बात हम कर रहे थे उसका एक बड़ा उदाहरण है ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो अब मिलने वाला है, रोजाना मिलेगा 10 लाख की तादाद में। एक ऐसा बजट इसे बताया जा रहा है जिसमें कि बहुत ध्यान दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, किस तरह से धीरे धीरे सर्वांगीण समाज का विकास हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कुछ चीजें निकल कर आई बजट में सेटिस्फैक्टरी लग रही है। अभी जो सिचुएशन है फिजिकल, दो फाइनेंस मिनिस्टर भी जो कह रहे थे कि फिजिकल कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो वाकई में ये सराहनीय बजट उस मामले में है। फिजिकल कंसोलिडेशन में ये भी आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ग्रोथ बरकरार रहे, लेकिन इन्फ्लेशन पर कंट्रोल हो। तो हमने देखा इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने के लिए कैश सब्सिडी लोगों तक पहुंचाने की बात की गई है। किसानों को सबसे बड़ा डिसीजन जो किसानों के बारे में हुआ है कि 4% ब्याज दर से उनको डायरेक्टली अब बैंक कर्ज देगी। इसके पहले जो इसका स्ट्रक्चर पूरा बना था कि 7% से आरबीआई कर्ज देती थी नाबार्ड को, फिर नाबार्ड देता था 10% से राज्य सहकारी बैंक को, राज्य सहकारी बैंक 14% से देती थी जिला सहकारी बैंक को, और जिला सहकारी बैंक रूरल डेवलपमेंट क्रेडिट सोसाइटी को फिर देती थी 16 या 17% से। किसान के हाथ में आता था 18% से। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बहुत क्लियर लफ्जों में कहा है कि 4% से बैंक अब डायरेक्टली किसान को कर्ज देगी। इसका सीधा मतलब होता है कि किसान के 14% ब्याज बचेगा, उसकी लागत कम हो जाएगी, तो दाम गिरेंगे क्योंकि उसकी लागत कम हुई है, और दाम गिरेंगे तो इन्फ्लेशन पर कंट्रोल आएगा ही। और सीधा असर इसका दिखेगा कि किस तरह से उसके लिए पहुंच रहा है जिसके लिए बनाया गया है। कुछ और चीजें हैं मेट्रोज के लिए, चाहे वो महानगर के लिए बनाई गई हो, दिल्ली और मुंबई में जिस तरह से ये तीसरा चरण शुरू होने वाला है, इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। दिल्ली मुंबई में मेट्रो का ये तीसरा चरण शुरू होगा और उसके लिए भी यहां पर प्रावधान किया गया है। 2011-2012 के लिए कोल्ड स्टोरेज की योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है और यह कहा गया है कि अगर बेहतर स्टोरेज तैयार किए जा रहे हैं, सीधा असर उसका दिखेगा महंगाई को कंट्रोल करने पर, और एसी जो स्टोरेज में इस्तेमाल होंगे उस पर भी रियायत देने की बात सीधे तौर पर कही गई है। यानी आम जनता तक किन किन विधि से यह फायदा पहुंच सकता है, उन तमाम चीजों में रियायत देने की बात कही गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,14,000 करोड़ रुपए का सीधे तौर पर प्रावधान किया गया है, उस बात के तहत जिसके लिए आम जनता अब तक के चीख रही थी कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, किन किन क्षेत्रों में काम किया जा सकता है। ये एक इतना बड़ा प्रावधान है जिसे माना जा सकता है कि सीधे तौर पर यह प्रभावित करेगा। कुछ और है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी 10,000 करोड़ टैक्स फ्री बॉन्ड्स का प्रावधान इसमें किया गया है, और अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से बॉन्ड्स की बात कही जा रही है, आपको लग रहा है कि ये सीधा एक नया पैसा जुटाने का काम हो सकेगा इसके जरिए? जी हाँ, क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती है जिसके लिए हर बार सरकार पैसा नहीं दे सकती है। तो सरकार अगर पैसा उसके लिए नहीं दे सकती है तो पैसा इकट्ठा करने का, जैसे हम बहुत पहले से ये बात हो रही थी कि
पिछले कई बार लोगों को ऐसा लगता था कि भारत की लोक संख्या, जनसंख्या ही भारत की समस्या है। अब ये जनसंख्या ही भारत की समस्याओं का समाधान बन रही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड अगर लाने हैं, पैसों की जरूरत है और आप बॉन्ड लाते हो, तो ये 100 करोड़ के देश में 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए पूंजी इकट्ठा होना बहुत आसान हो जाता है। हमने पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं इस किस्म के बॉन्ड। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3G स्पेक्ट्रम में 2 लाख करोड़ तक का निवेश मिल सकेगा, लेकिन वो मिला है। ये भारत की जनसंख्या का ये उदाहरण है कि वो जिस तरह से समस्या थी, अब वो हर समस्या का उत्तर भी बन सकती है। बिल्कुल। और ये सोच गवर्नमेंट ने लाना बहुत जरूरी बात की है और ये बहुत अहम स्टेप रहेगी। ये इस बजट में एक सकारात्मक सोच के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश है। किस तरह से अब सकारात्मक असर भी इसका देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल लगातार क्या कुछ बजट में निकल कर आ रहा है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, आप बने रहें हमारे साथ।